राजनीति शास्त्र खंड ब में हम लोगों ने पाठ 1 के बारे में चर्चा कर लिया है, जिसका नाम था विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। आप एक आदमी आगे आ जाइए, चारे को बैठा हुआ है, उससे आगे वाला पर भी चार है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, वो बैठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ 6 हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व राजनीति में शीत युद्ध के दौर, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट मतलब दूसरा पार्ट का नाम है साम्यवादी जगत का विघटन। ध्यान देंगे, पार्ट का नाम है साम्यवादी जगत का विघटन तथा, बोलिए, हाँ आगे आ रहा है सब, इसलिए वहाँ चट्टा टाले हुआ, सबका चर्चा विशेष आगे। वहां तो केवल नाम लिख के दे दिया है ना। अब वहां केवल स्थापना की बात करनी थी, जब तीसरा पाठ में आएगा वहां चर्चा विस्तार से करना है। अब हर जगह यूएनओ को भी लिख देता था, वो हर जगह यूनियन चलेगा तो नहीं चलेगा, यूनियन नाम का एक टॉपिक है। हाँ, आगे देखेंगे सबका टॉपिक मिलेगा। 5 पाठ में जाएंगे तो आपको दक्षिण सार्क सबके बारे में पढ़ना है। जहां जो टॉपिक विस्तार से करना वहां हम करेंगे, लेकिन वहां केवल शीत युद्ध के बारे में हमको समझाना था। लेकिन शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे टॉपिक आए थे, तो सबके बारे में केवल चर्चा किया है उसने। विशेष तो वहां लेके चलेंगे तो फिर एक ही रियल में चैप्टर है, लेकिन सारे संगठन के बारे में कहेंगे केवल विस्तार से चर्चा कीजिए, तो इसके लिए कम से कम 1.5-2 साल समय लेके चलना पड़ेगा। गलत सही? क्योंकि हर एक टॉपिक का अपना एक पूरा चैप्टर होता है, चैप्टर नहीं किताबें होता है। जैसे सार्क कहोगे तो पूरे सार्क का एक अलग किताब है, नाटो का एक अलग अध्याय है, जहां 4 दिन 5 दिन का लेक्चर चलेगा। आपको केवल यहाँ जानने की जरूरत है। केवल हम विस्तार से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे हम, लेकिन वो आपके लिए बीए में क्या है? अगर सबको यहीं ले चलेंगे तो फिर बीए का सिलेबस है, एमए का सिलेबस है, यहाँ केवल नाम जनवाया जाता है आपको। खैर, हालांकि बहुत सारे बात आगे हैं। साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीय विरोध कर दिया था 2016 में, प्रधानमंत्री नहीं गए थे, विरोध कर दिए थे। हाँ, विरोध कर दिया था भारत में 2016 में, विरोध किया कि हम ना जाएंगे। फिर माहौल स्थिति क्रिएट हुआ, दोबारा जाने का अवसर मिला था। साम्यवादी जगत का विघटन तथा दो ध्रुवीयता का अंत। हमने पाठ संख्या 1 में, पाठ संख्या 1 का बहुत सारा बात यहाँ आपको पूरा मिलेगा। जैसे राजनीति शास्त्र के खंड 1 में कुछ ऐसे बात थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पर साम्यवादी पूंजीवादी का उल्लेख हमेशा मिलता रहेगा। अमेरिका और रूस हमेशा चलता रहेगा। हमने पिछले पाठ में कहा था कि 1945 ईस्वी में संपूर्ण विश्व 2 विचारधारा में बट गया। एक विचारधारा का नाम था पूंजीवाद, दूसरी विचारधारा का नाम था साम्यवाद। 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद विश्व 2 विचारधारा में बट गई। एक का नाम क्या था? पूंजीवाद, दूसरे का नाम क्या था? साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व विश्व के मानचित्र के पश्चिम दिशा में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, और साम्यवाद का नेतृत्व विश्व के मानचित्र में पूर्वी छोर पर स्थित देश यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। अमेरिका प्रारंभ से ही, अमेरिका 1776 ईस्वी में औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुआ। मतलब अमेरिका
76 ईस्वी में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और रूस में अगर हम रूस की बात करें, सोवियत संघ की बात करें, तो यहां भी जारशाही था। और आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा कि सोवियत संघ के या रूस के शासक को जार कहा जाता था। और नवंबर 1917 की कहानी है। लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी। वहां के बहुसंख्यक लोगों ने युद्ध किया था, सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। नाम था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक का मतलब ही होता है बहुसंख्यक लोगों का संघर्ष। वहां दो विचारधारा के लोग थे, एक बोल्शेविक एक मेंशेविक। अल्पमत वाले को मेंशेविक कहा जाता है रशियन भाषा में, और बहुमत वाले को बोल्शेविक कहा जाता है। तो बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे। लेनिन के नेतृत्व में नवंबर 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई। सर्वसाधारण या मध्यम वर्ग के लोगों ने क्रांति कर दिया। इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि जारशाही का क्या होता है, अंत हो जाता है। और जारशाही का अंत होने के बाद नवंबर 1917 में ही लेनिन और स्टालिन, इन दोनों ने मिलकर यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ की स्थापना किया। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1917 में किसने किया? लेनिन और स्टालिन ने किया। इस समय दुनिया में पूंजीवाद का लहर बड़ी तीव्र गति से चल रहा था। गलत कि सही? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध के आग को झेल रहा था। यूरोप महादेश के देश ही साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा मतलब अपने साम्राज्य को विश्व के अन्य देशों में फैलाने के लिए, अपने उद्योग धंधा में कल कारखाना में बनाए गए माल को विश्व के अलग अलग देशों में बेचने के लिए और विश्व को एक बाजार के रूप में प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। रूस का कंडीशन नहीं था कि वह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होए, लेकिन अपनी मर्यादा को बचाने के लिए विश्व बिरादरी में, विश्व के रंगमंच पर अपने नाम को ऊंचा करने के लिए रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय अपनी सेना को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। लेकिन रूस की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इसी का फायदा उठाया लेनिन। वह बाहर रह रहा था, उसे देश से भगा दिया गया था। लेनिन को देश से निकाला दिया गया था जब देखा कि रूस की स्थिति, जार निकोलस द्वितीय की स्थिति गड़बड़ा रही है, लोगों में उनका लोकप्रियता धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो अचानक स्विट्जरलैंड की सहायता से, स्विट्जरलैंड में रह रहे थे, जर्मनी की सहायता से जापान का हेल्प लेते हुए कहां पहुंचा? रूस पहुंचा। और यहां पहुंचकर इन्होंने बेल्शेविक पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और नवंबर 1917 में क्रांति कर दिया। क्रांति इतना भयानक हो गई कि सोवियत रूस को 1917 में ही प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना पड़ा। और जिस वर्ष सोवियत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकला, उसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। मतलब रूस प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध की समाप्ति के पहले ही बाहर निकल गया। कब निकला? 1917 में। लेकिन अमेरिका जो मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन युद्ध में शामिल नहीं था, क्योंकि वो मित्र राष्ट्रों को आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, अस्त्र शस्त्र की सहायता देकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका की ये थी। लेकिन जब रूस बाहर निकल गया प्रथम विश्व युद्ध से, तो अमेरिका 1917 ईस्वी में अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब जारशाही का अंत होता है नवंबर 1917 में लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में। पूर्व सोवियत संघ या यूएसएस
नामक एक समाजवादी संस्था का, समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। तो जैसे ही लेनिन और स्टालिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किया, साम्यवादी राज्य की स्थापना किया, तो अमेरिका ने इसको पहला बात तो मान्यता नहीं दिया, कूटनीतिक मान्यता नहीं दिया, और इसकी आलोचना करते हुए दूसरी दुनिया का देश कह दिया। क्या कह दिया? नियम है कि विश्व बिरादरी में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो आपको मान्यता देना पड़ेगा। जब समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन और स्टालिन ने 1917 में सोवियत संघ में किया तो अमेरिका ने मान्यता नहीं दिया। मेरे ख्याल से यह मान्यता न देना भी शीत युद्ध का एक प्रारंभिक कारण था, लेकिन हमने गिनाया नहीं है, निंदा किया दूसरी दुनिया का देश। अब इस बात को जानने से पहले अब यह है कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर चलते एक टॉपिक में चलेगा कम से कम 20 दिन, गारंटी है। अब इस ये बीए में रहता है पूरा विस्तार से, तब ने बीए में आपका जो चैप्टर है पूरा किताब बन जाता है। अब यहाँ दुनिया की बात, संसार, तो संसार में जितने भी देश हैं, संसार में जितने देश हैं, उन देशों को विचारधारा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब ये बीए में मैं लेके चलता हूँ। अब बीए के सिलेबस से लेके चलूंगा तो हमारा सिलेबस कभी नहीं होगा, यहाँ केवल चर्चा करके भागना है। प्रथम दुनिया का देश, दूसरी दुनिया का देश और तीसरी दुनिया का देश। संसार के जितने देश हैं उन देशों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम दुनिया का देश, दूसरी दुनिया का देश और तीसरी दुनिया का देश। संसार में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, संसार के जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे प्रथम दुनिया का देश कहते हैं। अब विकसित सब कहेंगे तो काम कर घबराएगा ना। बहुत ऐसे पूंजीवादी जो विकसित नहीं है। क्या चीन जीत में है? नहीं है, तो कैसे कह देंगे सीधा हम? हर बात को लेकर अलग अलग बातें हैं, हर मुद्दे पर अलग अलग बातें। इसलिए कुछ गोपनीयता एमए वाला का सिलेबस बनाया तो वहां भी रहने दिया जाए, कुछ बीए वाला के रहने दिया जाए। जितने भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था को दूसरी दुनिया का देश कहते हैं। और जो इस दोनों विचारधारा को अपना के लेके चल रहा है उसे तीसरी दुनिया का देश, तीसरी दुनिया में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। पुनः संसार के जितने भी देश हैं, संसार के जो देश होंगे, एक और वर्गीकरण कर दूं, संसार के जितने देश हैं आर्थिक संपन्नता के आधार पर, आर्थिक संपन्नता के आधार पर संसार के देशों को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है G7, G8 मैंने कल कहा था, उसको G7 कर दीजिएगा। हाँ, 97 में 8 हुआ था, पुनः 13 या 14 में यूक्रेन संकट के कारण फिर G7 हो गया। G15 नाम पहले था लेकिन अब हो गया G20। और तीसरा क्या है? G77। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? समूह। G7 क्या है? तो दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, अमीर देश नहीं, अमीर और विकसित में अंतर है। डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड। दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के समूह का नाम है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने की बात आई तो हमने इस मिलकर परमाणु संबंध समझौता करना शुरू कर दिया कि हम ही लोग रहेंगे आगे। हालांकि उस समय 6 ही था, बाद में और देशों को जोड़ा गया। रूस को इसमें 1997 में लाया गया था, जान लीजिएगा, तब G8 बन गया था। दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं उन्हें क्या कहते हैं? G20। एक ग्रुप में 20 को देश है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? G20। और जितने भी अल्प विकसित देश हैं उन्हें G77 कहा जाता है। अब विकसित देश किसे कहते हैं? यह बात आप क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे टीचर। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, आपने याद नहीं रखा वो अलग बात है।
विकसित देश उस देश को कहते हैं जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होती है। अपने सारे जरूरतों को वह स्वयं के संसाधन से क्या कर लेता है? वह देश जो अपने सारे जरूरत को स्वयं के संसाधनों से पूरा कर लेता है, अपने किसी भी जरूरत के लिए किसी अन्य देश पर अगर वह निर्भर न रहे तो उसे क्या कहेंगे? आपदा भी हो, विपत्ति भी हो, तो किसी के सामने हाथ न फैलाए। कोई अगर आर्थिक सहायता देने को आगे बढ़े फिर भी वो नहीं ले लिया तो आ गया। इस विकासशील देश विकास के पथ पर आगे की ओर क्या हो रहा है, लेकिन किसी के सपोर्ट से, उसे अभी भी किसी के सपोर्ट या सहयोग की क्या है? जरूरत है। किसी की सहायता से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और आगे की ओर क्या हो रहा है? उसे देशों क्या कहेंगे? और इस ग्रुप में कितने हैं? जी 77। प्राकृतिक संसाधन का भी अभाव है, पूंजी का भी अभाव है। थोड़ा मोड़ा अगर प्राकृतिक संसाधन है फिर भी टेक्नोलॉजी शिक्षा के अभाव में उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अपने सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए वह विश्व के अन्य देशों पर निर्भर होगा, तो उसे क्या कहेंगे? अल्प विकसित देश और अल्प विकसित देशों के समूह को। अब कहोगे तो यहां पर एक और बात आता है, डी 15। हालांकि इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, 20 के आसपास पहुंच गए। डी क्या है? मुस्लिम देश जो विकासशील है। नए नए शब्द संसार में आए दिन बढ़ रहे हैं। अन्य दिन यूट्यूब विमान कांड हुआ था, यूट्यूब दुनिया है, तो मैं आगे सब पर चर्चा करूंगा। एक जासूसी विमान था अमेरिका का, जो आगे की ओर रूस की ओर बढ़ के जहां तहां उसके फोटो खींच रहा था। अमेरिका ने क्या किया पता, उसको चला गया, उसने मैसेज भेजा कि तो विमान को क्या करो, उतारो। बड़ी तेजी से क्या करने लगा, भगाने लगा, तो यहाँ से मिसाइल दाग दिया। हाँ, और उस पर मिसाइल दाग दिया, उस पर जाके क्या हो गया, लग गया, वो गिर गया, पकड़ा गया। कहा कि नहीं, सब भटक गए थे दिशा। क्या तू भटक गया तो इस फोटो क्या खींच रहा था? 1960 के आसपास एक घटना घटी थी, यूट्यूब विमान घटना। अमेरिका का जासूसी विमान था वो। जो शब्द जैसे आएंगे हमको जरूरत के अनुसार बढ़ाऊंगा। आप लोग होता है कि आगे पीछे देख लेते हैं, उस पर चर्चा कर देते हैं। सिलेबस यही तो गड़बड़ी हुआ है, सिलेबस में यही गड़बड़ी हो रहा है कि जो जहां वहां पढ़ा जाए तो सब को समझ में आएगा, और नहीं तो पूरा काम गड़बड़ होगा। तो दूसरी दुनिया का देश कहकर क्या कर दिया, निंदा कर दिया। आपको बता दें 1917 ईस्वी में जब लेनिन और स्टालिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किया, तो 1917 के बाद सोवियत संघ इतना तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा कि दुनिया में एक चमत्कार का उसे दर्जा दिया गया। लेनिन और स्टालिन के नीतियों को देखकर यूरोप महादेश के पूरब में जो भी छोटे छोटे देश थे, इन देशों ने भी सोवियत रूस के विकास से प्रभावित होकर अपने देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए एक मिलीजुली सरकार का क्या कर दिया, गठन कर दिया। और सबका साथ सबका विकास, भले ही हमारे मोदी जी ने आज नारा दिया हो, लेकिन शायद इसी आदर्श पर पूर्वी यूरोप के देशों ने लेनिन और स्टालिन के विकासवादी नीतियों से प्रभावित होकर पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया आदि कई देशों में जहां पर कम्युनिस्ट व्यवस्था था, एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना किया और नाम दिया जन लोकतंत्र। क्या नाम दिया? देखिए 2 नंबर का प्रश्न आता है कि जन लोकतंत्र क्या है, या जन लोकतंत्र के नाम से आप क्या समझते हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड भी आप लिख लेंगे इसका बात कि 1917 में रूस में, या 1917 में लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में जब
समाजवादी राज्य पूर्व सोवियत संघ की स्थापना की गई और विकास के लिए नए नए कार्यक्रम की स्थापना की गई। तो जैसे ही कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर लेनिन और स्टालिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा दिया, तो पूर्वी यूरोप के देश में कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। उन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने अपने देश में भी एक मिलीजुली सरकार का गठन किया। कहा कि सबके सहमति वाली यदि सरकार होगी तो हमको आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। अगर एक लोग की सरकार होगी तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे से वह कोई ना कोई कमेंट आलोचना करेंगे। तो मिलीजुली सरकार की स्थापना किया। उस मिलीजुली सरकार को ही क्या नाम दिया, जन लोकतंत्र के नाम से जाना गया। इस सोवियत रूस के विकास को देखकर, यूरोप महादेश के पूर्वी देशों के विकास को देखकर ही 1949 ईस्वी में, पहले भी चर्चा कर दिया हूं, 1949 ईस्वी में माओ ने, माओ मतलब माओ से तुमने चीन में साम्यवादी शासन की क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। इसके विकास को देखकर ही 1954 में, किस कब 1954 ईस्वी की कहानी है। होची मिन्ह जिन्हें अंकल हो भी कहा जाता है, होची मिन्ह ने 1954 में वियतनाम में साम्यवादी शासन व्यवस्था को क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। और वियतनाम भी दो भागों में बट गया। जैसा कि 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइली गांव हत्याकांड, अगर आपने पढ़ा है तो हम बताया गया होगा। वियतनाम दो भाग में था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जहां उत्तरी वियतनाम साम्यवादी शासन व्यवस्था को सपोर्ट कर रहा था, वहीं दक्षिणी वियतनाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की घटना मतलब व्यवस्था थी वहां। लेकिन दक्षिणी वियतनाम में ही माइली गांव हत्याकांड की घटना घटी थी। और उत्तरी वियतनाम के लोगों को दक्षिणी वियतनाम में जाने से रोकने के लिए एक जो मेन मार्ग था वहां का, उसको बम्बार्डिंग करा करके तोड़ने का काम किया गया था। हालांकि लोगों ने एक रास्ता बना लिया था जिसको होची मिन्ह मार्ग के नाम से जाना जाता है, जंगल के रास्ते से गुजरती थी। खैर मुद्दे हमारा यहाँ नहीं है। 54 में उत्तरी वियतनाम में भी समाजवादी राज की स्थापना हो गया। इतना ही नहीं, 1959 की कहानी कर ले, 1959 की बात करते हैं तो फिडेल कास्ट्रो कहा, क्यूबा में, क्यूबा जिसे सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है। 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना कर लिया। तो इसे ही कहा गया लाल जेब। क्या कहा गया? क्योंकि साम्यवादियों का जो झंडा है लाल रंग का होता है। साम्यवादी क्रांति में विश्वास करते हैं। साम्यवादी वामपंथी विचारधारा के हैं जो क्रांति के द्वारा शासन व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मजदूर किसान हो वो सत्ता में भागीदार हो, और जो पहले से पूंजीपति लोग हो सत्ता में वो कहाँ जाए, पीछे जाए। वो हमेशा क्रांति में विश्वास करते हैं, इसलिए उनके झंडा का रंग भी क्या है, लाल है। इसलिए साम्यवादियों का चिन्ह हमने क्या दिया, लाल। क्योंकि क्यूबा में कम्युनिस्ट की सरकार स्थापना कर दिया 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने। तो क्या इसका नाम पड़ा, लाल जेब नाम पड़ गया। लेकिन अमेरिका दम नहीं ले रहा था, थोड़ी सी परेशानी होती जा रही थी। उसके मन में यह बैठ रहा था कि धीरे धीरे साम्यवादी विकास के तौर पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लेनिन ने सोवियत रूस के विकास के लिए 1921 में एक नई आर्थिक नीति दिया था। दुर्भाग्य था कि 1924 में लेनिन क्या हो गया, मर गया। अगर लेनिन होता तो शायद सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था बहुत आगे होती, शायद पिछड़ भी सकती थी, लेकिन आगे होने की ही संभावना थी। लेनिन के मर जाने के बाद स्टालिन सोवियत रूस का प्रधानमंत्री बना, जो 1924 से 1953 तक रहा। और सोवियत रूस के विकास के लिए, लेनिन के सपना को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, नई आर्थिक नीति के तहत ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया। और पंचवर्षीय योजना को अपनाकर अपने सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बड़ी सुनियोजित योजना के तहत स्टालिन और लेनिन
की विचारधारा विश्व के सभी देश धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। लेकिन एक बात था, जहां रूस साम्यवादी विचारधारा को अपना रहे थे, और साम्यवादी विचारधारा में होता क्या है, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का पूरा पूरा नियंत्रण होता है, पूरा पूरा अधिकार होता है। वहां निजी व्यक्ति की महत्ता पर थोड़ा भी ध्यान, निजी व्यक्ति की योग्यता का, निजी व्यक्ति की काबिलियत का इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो जैसे ही साम्यवाद का विस्तार हो रहा था, तो एक साम्यवादी देश था, नाम आपने सुना होगा, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला देश था, लेकिन यहाँ के कुछ जो लोग थे, देखा कि साम्यवादी शासन व्यवस्था के कारण हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो योग्यता है, क्या हो रही है, दब रही है। हमें अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम बहुत आगे निकल जाएंगे। शायद भारत भी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ रहता तो आज मुकेश अंबानी दुनिया का टॉप 10 में कभी नहीं आते, नहीं आते, गारंटी है कि नहीं आते, क्योंकि जो करती सरकार करती, अब पूरा देश कहीं नीलाम हो गया रहता। केवल जितने विधायक एमपी होते उनके घर में ही बाथरूम लैट्रिन में ही नोटों का ये भंडार होता। सही बोल रहा हूँ। फॉर्च्यूनर, ऑडी पर, BMW पर उनके बाल बच्चे ही चलते, हम लोग आज भी साइकिल पर चलने को मजबूर होते। क्यों? साम्यवादी शासन होता तो सबसे पहला बात तो मताधिकार सीमित होता, और जब आपको मत देने का अधिकार नहीं है तो सरकार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। कोरोना काल आया, देखे ना, चीन ने वुहान प्रांत को ही लॉक कर दिया, उसका पूरा खर्चा पानी बंद कर दिया। यहाँ तो सरकार हमारी कहती मास्क लगाओ, तो कहते न लगाएंगे। मार्केट में मत घूमो, तो हम तो घूमेंगे। चीन में करोगे तो गोली मार देगा। सही बोल रहा हूँ। चीन में अधिकार है ऐसा जनता को? नहीं है। तो क्या वैसा होता तो हमारा देश इतना आगे बढ़ा हुआ रहता? शायद नहीं बढ़ा रहता, या हो सकता उससे आगे भी होता। कई बार जनता के अधिकार को दबाना भी देश के हित में जायज होता है, क्योंकि जनता तो नाजायज मांग भी करती है। आप जितना डिमांड करते हो अपने गार्जियन से, अगर आपके सारे जरूरतों को हमेशा पूरा कर दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, क्योंकि आपका 99% जो डिमांड होता है वह समय परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है। आपके तुच्छ लक्ष्यों को संतुष्ट करने के लिए डिमांड होता है। तो चेकोस्लोवाकिया साम्यवादी था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ विरोध करना शुरू कर दिया, तो चेकोस्लोवाकिया कई भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। कितने भागों में? एक का नाम पड़ गया चेक और दूसरों का नाम पड़ गया स्लोवाकिया। कितने भागों में बट गया? 2। एक का नाम पड़ गया चेक, दूसरा, और यही आगे चलकर यूगोस्लाविया में क्या होता है, बदल जाता है। और यहाँ धीरे धीरे जब 2 भाग में बट गया तो साम्यवादी व्यवस्था पर प्रहार हुआ, और यहाँ उदार लोकतंत्र की क्या हो गया, उदारवादी विचारधारा का क्या होने लगा, प्रभाव होने लगा। जैसे ही यहाँ उदारवादी विचारधारा आना शुरू हो गया, तो जितना तेज गति से सोवियत रूस बढ़ रहा था, उससे तेज गति से बढ़ना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि निजी प्रतिभा का क्या मिला, सम्मान मिला, निजी व्यक्ति को आगे बढ़ने का क्या मिला, मौका मिला। यहां जब विखंडन शुरू हुआ, और हमने कल कहा था, कल की क्लास में, कि सोवियत गुट से अलग होने वाला जो पहला देश था उसका नाम था, कौन था? यूगोस्लाविया। बड़ी तेज गति से सोवियत रूस का विचारधारा आगे बढ़ रहा था। बड़ी सुनियोजित तरीका से रूस अपनी विचारधारा को अलग अलग देशों पर क्या कर रहा था, थोप रहा था। लेकिन यहाँ चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में टूट गया। यूगोस्लाविया सोवियत रूस से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अमेरिका के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। क्या नाम था? फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के इतिहासकार थे। इन्होंने बड़ी सुंदर आलोचना किया शानदार विफलता। क्या नाम दिया? नहीं, शानदार विफलता।
कहा कि बड़ी शानदार तरीका से टूट रहे हो तुम, और वो किताब लिख दिया। उस किताब का नाम था इतिहास का अंत। हालांकि 8 या 9 पार्ट में इसके बारे में जानना था, नाम आया तो मैं दे दिया। यहाँ विघटन जब शुरू हो गया, धीरे धीरे उससे राज अलग होना शुरू कर दिया, तो फ्रांसिस फुकुयामा जैसे विचारकों ने इसे क्या कह दिया, इतिहास के अंत का संज्ञा दे दिया कि आपका इतिहास शुरू हुआ था, इतिहास क्या होने वाला है, टूटने वाला, विफलता भरी, बिना तनाव के कह दिया शानदार विफलता है। कहते लोग शानदार सफलता सुने हैं, लेकिन शानदार विफलता मजाक में कह दिया। अब मन में एक प्रश्न होगा, हर देश के विफलता पर कोई ना कोई इतिहासकार कुछ ना कुछ लिखते हैं। जैसे रोमन साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो गिब्बन ने रचना लिखी थी, और मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो सर जादूनाथ सरकार ने, मतलब रोमन साम्राज्य के पतन पर, रोमन साम्राज्य के पतन पर पुस्तक किसने लिखी, गिब्बन। और मुगल साम्राज्य के पतन पर किताब किसने लिखी, सर जादूनाथ सरकार। बड़ा सुंदर लिखते हैं, मैं किताब रखा हूं। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में अगर पढ़ना है तो जादूनाथ सरकार को पढ़िए, बड़ा सुंदर तरीका से व्याख्या की है। और पीसीएस करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, सुमित सरकार, जादूनाथ सरकार। तो मन में प्रश्न होगा, हमको पढ़ना तो साम्यवादी जगत का विघटन कैसे कैसे होना शुरू हमने दिखा दिया। लेकिन अगर आपके मन में 5 नंबर का एक प्रश्न होता है कि साम्यवाद के पतन के कारण, साम्यवाद के पतन के क्या कारण थे, आखिर बड़ी तेज गति से लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। अमेरिका को चैलेंज मिल रहा था, संपूर्ण यूरोप ही नहीं, एशिया महादेश के कुछ भागों में, उत्तरी अमेरिका के भी कुछ देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाया जा रहा था। लेकिन आखिर वजह क्या था कि साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त होने लगी? आखिर क्या जरूरत था कि फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास के अंत और शानदार विफलता का जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया? इसका पहला कारण था स्टालिनवादी संगठन की विफलता। स्टालिन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टील का आदमी, स्टालिन ऐसा नहीं कि उसका लोहा का बॉडी था, उसकी नीतियां स्टील के समान क्या थी, प्रबल थी, कठोर थी। 1924 ईस्वी में लेनिन के मरने के बाद स्टालिन सोवियत रूस का प्रधानमंत्री बना, और 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हो जाती है तो स्टालिन के मर जाने के बाद सोवियत रूस का जो शासक बना, नाम क्या था उसका, कौन बना? ख्रुश्चेव बना। कौन बना? ख्रुश्चेव यहाँ का राष्ट्रपति बना स्टालिन के बाद। और जो ख्रुश्चेव था ना, वो स्टालिन का कट्टर विरोधी था। जो संबंध ना सांप और नेवला में होता है, वैसन के रिलेशन स्टालिन और ख्रुश्चेव में था। जैसे ही स्टालिन ने सत्ता को संभाला ख्रुश्चेव, तो ख्रुश्चेव ने क्या किया, स्टालिन ने जिन जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया था, जिन जिन नीतियों को लागू किया था, उन सारे नीतियों को समाप्त कर दिया। जितनी भी नियुक्तियां की थी सबको पद पर से हटा दिया। जितने भी नए नए कुछ काम किए थे सब काम को जहां का था वहीं पर रोक दिया, समाप्त कर दिया। और स्टालिन के समर्थकों को ना कहता खोज खोज के बीन बीन के सफाया किया, या तो उसको हत्या करवा दिया या देश से भागने पर क्या कर दिया। ख्रुश्चेव ने स्टालिन के नीतियों को जो दूर किया उसका नाम था डी स्टालिनीकरण। डी 2 नंबर में डाल सकता है कि डी स्टालिनीकरण क्या है। तो डी स्टालिनीकरण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में ख्रुश्चेव
जो स्टालिन के मरने के बाद सोवियत रूस का राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति बनने के बाद स्टालिन के नीतियों का विरोध किया, जनता के सामने किए गए सारे वायदा को उन्होंने झूठ करार कर दिया, उनके समर्थकों को देश से निकाल दिया या उनकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो स्टालिन के नीतियों को समाप्त करने या खत्म करने की क्रुश्चेव की जो नीति थी उसे क्या किया गया, डी स्टालिनीकरण कहा गया। उसके बाद क्रुश्चेव के बाद अगला राजा कौन बना, ब्रेजनेव। कौन बना, ब्रेजनेव। और ब्रेजनेव जब सत्ता को संभाला, 1964 में आया था यह, और स्टालिन था 1924 से 53, क्रुश्चेव रहा आपको 1953 से 64 में ब्रेजनेव आ गया। हालांकि जब ब्रेजनेव सत्ता को संभाला तो इन्होंने स्टालिन के नीतियों को बरकरार रखा। ब्रेजनेव आया तो इसने स्टालिन की नीति को क्या रखा, बनाए रखा। मतलब उन्होंने जो जो व्यवस्था लागू किया था उन सारे व्यवस्था को बरकरार रखा। लेकिन जब किसी व्यवस्था में एक बार फूट पड़ जाता है तो उसे संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब तक बांध मजबूत टूटेगा नहीं, एक जगह भूल फूट गया उसे बांध पाना भी बस की बात। और ब्रेजनेव के बाद राजा कौन बना, एंड्रोपोव। कौन बना, हाँ एंड्रोपोव बना। एंड्रोपोव के बाद कौन बना, चेचेन, चेनिनकोव। हम चेचेनकोव पढ़े हैं, बीए वाला को पढ़ा रहे थे ना, तो वहां लिखता है चेचेनकोव। चाहे जो हो। और एंड्रोपोव और चेचेनकोव में तो रूस जैसे, सोवियत संघ जैसे विशाल देश के लिए किसी प्रकार की योग्यता ही नहीं थी। और केवल सत्ता को 2 साल 2.5 साल, हाँ 2 साल के आसपास आप किसी तरह से बना के रखे। और इसी परिस्थिति जब टूट शुरू हो गया था, क्या हो गया था, धीरे धीरे इसके देशों की संख्या क्या होने रही थी, घटती जा रही थी। इस विघटन के दरमियान ही अगला राष्ट्रपति कौन बना, मिखाइल गोर्बाचोव। यहाँ का क्या बन गया, सत्ता को प्राप्त कर लेता है। जब मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता को प्राप्त कर लेता था, इसके शासनकाल में सोवियत रूस के विघटन की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई थी, जिससे बचा पाना इनके बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि जो टूट ही रहा है तो क्यों नहीं बचाने के लिए कुछ बढ़िया से तोड़िए दिया जाए। व्यवस्था ऑलरेडी क्या हो रहा था, टूट रहा था, अब धीरे धीरे टूटेगा, सब बढ़िया से बड़का घन से ही तोड़ दिया जाए। जैसे कि शब्द दिया है यहाँ पर एक शब्द आया है, याद नहीं आ रहा है, कोई आघात करके। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, और इस व्यवस्था को, साम्यवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को ऊपर निकालने के लिए, जनता के कल्याण के लिए 2 अलग अलग नीति की शुरुआत किया था। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, पेरेस्ट्रोइका और दूसरा में गलास्नोस्त। अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती जा रही थी, सोवियत संघ आर्थिक रूप से पंगु होते जा रहे थे। उसकी पंगु अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव, या यूं कह सकते हैं कि सोवियत उसकी अर्थव्यवस्था जो टूट रही थी, टूटती हुई अर्थव्यवस्था को और अधिक तोड़ देने के लिए, उदारवादी लहर को समावेश कराने के लिए, पूंजीबाजी विचारधारा को भी अपने देश में शामिल करने के लिए 2 नीति शुरू किया, जिसका नाम क्या था, पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त। इस पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है समाज को खोलो, समाज को क्या करो। और गलास्नोस्त का मतलब क्या होता है, आर्थिक
उदारीकरण। क्योंकि स्टालिन ने जिस अर्थव्यवस्था को बना, क्लोज्ड इकोनॉमी था, बाहर के हवा को प्रवेश ही नहीं करने दे रहा था, और जब तक बाहरी दुनिया से अपने आप को संपर्क नहीं करोगे आप डेवलप नहीं कर पाओगे। दूसरे देश का टेक्नोलॉजी आएगा, दूसरे देश के निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त होगी, नया नया सोच विचार पैदा होगा, तब ना आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था जो टूटिए रहा था, तो हुआ कि क्यों ना कुछ बढ़िया से ही तोड़ दिया जाए, ताकि जो बचेगा उसका कल्याण तो होगा बढ़िया से ना। तो प्रेस्ट्रोइका और गलास्नोस्ट ये दोनों रूसी भाषा का शब्द है। प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है समाज को खोलो, और गलास्नोस्ट का मतलब होता है आर्थिक उदारीकरण। समाज को खोलो और आर्थिक उदारीकरण की दो नीति शुरू किया था, इसी का नाम पड़ा पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्ट। और इसी पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्ट की जब नीति की शुरुआत किया तो अमेरिका को इसमें घुसने का क्या मिला, मौका मिला। क्योंकि समाज को खोला मतलब बाहरी दुनिया के देश भी आएगा, और आर्थिक उदारीकरण मतलब आर्थिक नवनिर्माण, मैंने बाहरी पूंजीपति को यहाँ पूंजी लगाने को मौका मिल गया। जैसे मौका मिल गया तो दिसंबर 1991 ईस्वी में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, भारत में 1 टाइम जोन है लेकिन रूस में 11 गो टाइम जोन है। रूस इतना बड़ा देश है कि जहाँ का रूस के पूर्वी किनारे के बच्चा जगता है, खाना पीना करके विद्यालय जाता है और शाम में लौट के अपने घर आता है, तो उस समय पश्चिमी रूस का देश के बच्चा जगना शुरू होता है। एक ही देश में दिन और रात, रूस ऐसा देश है जहाँ कभी न पूरा दिन होता है न पूरा रात होता है, आधा हिस्सा में दिन आधा हिस्सा में क्या होता है, रात होता है। आज भी वहां पर 11 टाइम जोन है। इंडिया में 1 टाइम जोन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लेकिन रूस में कितना है, 11 टाइम जोन है। तो दिसंबर 1991 ईस्वी में यहाँ पर इस पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्ट नीति के तहत जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो सोवियत रूस कितने भागों में टूट गया, 15 खंड में टूट गया। मतलब सोवियत संघ से 15 को देश क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जैसे ही 15 भागों में टूट गया तो साम्यवादी व्यवस्था पूरी क्या हो गई, चरमरा गई। और रूस का नाम अब रूस का मतलब यूएसएस का नाम क्या पड़ गया, रूस पड़ गया। और यहाँ पर यह क्या हो जाता है, कमजोर। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ाया केवल, स्टालिनवादी संगठन की विफलता सोवियत रूस के पतन का क्या बना, कारण बना। इसमें और सारे कारण हैं, उसके बारे में चर्चा क्या होगी, कल होगी।